हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लोग साइंस का टॉप MCQ करने जा रहे हैं, जिसको में हम लोग 1000 MCQ करेंगे, जिसका आज पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले आप लोग 3 पार्ट हो गया, उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुका है और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिए हैं, उसको जाकर देख लीजिए। और यह जो क्लास है वह ANM GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको में साइंस के MCQ मिलेगा, जिसको में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्स रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, और यह प्रश्न केमिस्ट्री से है। इमली में कौन सा अम्ल है? बतलाइए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? बतलाइए कौन सा अम्ल होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेथेनोइक है, तो मेथेनोइक में जो होता है वो चिट्टी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वह इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल जो है वह दही में होता है लैक्टिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह होता है टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ये चारों को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बतलाइए। हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको बतलाइए क्या कहते हैं। हाइपोटेंशन, इसको लो ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। और हाइपरटेंशन जो है वह हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन और निम्न रक्तचाप जो होता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? बतलाइए यहाँ पे, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर विघटन अभिक्रिया? बतलाइए कौन से अभिक्रिया है यहाँ पे। तो प्राकृतिक गैस यहाँ पे जैसे मीथेन हो गया CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे इसको में ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा निकलता है तो इसको में ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जिसको में ऊष्मा या फिर ऊर्जा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए, दांतों का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? बतलाइए किस पदार्थ का बना होता है। और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम लोग टोटल 1000 MCQ करेंगे, उसी में से आपका एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग डेली बस क्लास को देखते जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा और उल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर यहाँ पे वास्तविक की जगह पे आभासी प्रतिबिंब रहता है तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? काली, श्वेत, पीला या फिर भूरा? बतलाइए इस परत का जो रंग होता है वह कैसा होता है। यहाँ पे कॉपर है 2Cu प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे O2 हो जाता है, और यहाँ पे जो बनता है वह कॉपर ऑक्साइड 2CuO। तो यह कैसा होता है? तो यह जो होता है वह काला रंग का परत होता है, काली परत होता है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको में ऊष्मा का शोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा इसको में ग्रहण होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में नीचे यानी कि अवक्षेप जम जाता है, अभिक्रिया होता है उस विलयन के नीचे अवक्षेप जम जाता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप मतलब होता है अविलेय पदार्थ, अविलेय पदार्थ नीचे हो जाता है, विलयन के नीचे जम जाता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया को कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण भी छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बोला है इसलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोलता कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अगर यहाँ पे बोलता है कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वह सिर्फ उत्तल दर्पण हो जाता। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है और बराबर भी बनाता है। इसलिए यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार या फिर हरा चमकदार। तो यहाँ पे इससे जो उत्सर्जित होता है वह श्वेत और चमकदार होता है, श्वेत और चमकदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे बतलाइए, प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पे देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, जो कि गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, यह भी गलत है। और सभी कथन सत्य है, यह भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो जाएगा इसका आप लोग बतलाइए। और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे क्लास होता है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्लास डेली होता है और पहले भी क्लास हो चुका है। आप लोग जो नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वह प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमैटोस्टैटिन के कारण, ग्लूकागॉन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। किसके कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? और आप लोग उस डेली क्लास देखिए जो 1000 MCQ करेंगे वह स्पेशल MCQ होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा। इसी में से आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो बस आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। और आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा,
सीधा और आभासी या फिर वास्तविक। तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है और आभासी होता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा और हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमेशा बनता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी का? इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या फिर चपटा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई प्रतीत होता है और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण चपटा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन या फिर परमेलिया। तो मिर्गी की औषधि जो है वह परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह अनावृत बीजी हो जाता है। अनावृत बीजी में ऐसा होता है जिसको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है देखिए, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है या फिर अन्य परिवर्तन है? तो अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसको एक बार परिवर्तन करने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में पुनः उसी रूप में लाया जा सकता है। तो अंगूर का किण्वन होने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है देखिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, पुतली, लेंस या फिर पक्षमाभी पेशियाँ। तो इसका बतलाइए क्या हो जाएगा? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका और परितारिका के अंदर ही होता है पुतली। जो पुतली है वह प्रकाश के रोशनी से अपना आकार खुद बदल लेता है। अगर प्रकाश की रोशनी ज़्यादा होता है तो पुतली सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है, और प्रकाश की रोशनी जब कम हो जाता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। और जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह परितारिका, इसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं परितारिका को इंग्लिश में। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है यहाँ पे बतलाना है। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बतलाए थे कि लैक्टिक अम्ल दही में होता है, सिट्रिक में जो होता है वह संतरा और नींबू में होता है, और मेथेनोइक अम्ल भी बतलाए थे, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है वह सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और मेथेनोइक अम्ल के बारे में भी बतलाए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है किस में पाया जाता है। और यही था आज के क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।